हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस टीजीटी सोशल साइंस की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली वाली क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 2 के जो थ्योरेटिकल पार्ट थे उनका अध्ययन कर लिया था। अब जो है बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू बचे हुए थे, तो उनका हमको अध्ययन करना है। और इस क्लास में मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन जो हैं आपके पूरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसको आप अच्छे तरीके से अगर कर लेंगे और इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं ये एमसीक्यू किस प्रकार से हैं और उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या करना है, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज का अध्ययन। इसमें देखिए मैंने जो एमसीक्यूज आपके शामिल किए हैं, कुछ एनसीईआरटी के बुक के हैं 4-5 क्वेश्चन, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कुछ और भी पुस्तकों में दिए हुए हैं, और इस प्रकार से इसमें आपके लगभग 30-32 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए वो क्या दिया गया है कि कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी के हूबहू क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है कि सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, यानी कह रहा है कि सेवा जो क्षेत्रक हम लोगों ने पढ़ा था उस क्षेत्रक में रोजगार और उत्पादन दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हुई है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कथन क्या है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी दोनों में समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ हमारा क्या ऑप्शन होगा, नहीं हुई। यहाँ भरा जाएगा नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में डॉट डॉट करके खाली है। कौन से क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, यानी यहाँ पे खाली है कि कौन से क्षेत्रक के श्रमिक जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक में किया जाता है और द्वितीयक क्षेत्रक में किया जाता है। जो तृतीय क्षेत्रक के श्रमिक लोग होते हैं किसी वस्तु सेवा का उत्पादन नहीं करते। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, तृतीयक क्षेत्रक और कृषि क्षेत्रक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक। उसके बाद फिर देखिए यहाँ लिया है डॉट डॉट करके दिया है, क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी किस क्षेत्रक में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में। तो आप लोग सोचिए कि इनमें से किनको रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। किनको प्राप्त होती है, संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार की सुरक्षा मिलती है। इसके बाद देखिए इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, बड़ा और छोटा, यानी भारत में किस अनुपात में जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्रक में कार्य कर रहे हैं। तो किस अनुपात में काम कर रहे हैं हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसके आधार पर बहुत बड़े अनुपात में, यानी जो संगठित क्षेत्रक है वो कम लोगों को रोजगार देता है, बल्कि असंगठित क्षेत्रक ज्यादा लोगों को रोजगार। यहाँ क्या हो जाएगा, बड़े अनुपात। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, संगठित क्षेत्रक। यहाँ पर क्या होगा, जो है तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि कपास एक उत्पाद है और कपड़ा एक उत्पाद, यानी अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, प्राकृतिक और विनिर्मित। तो कपास देखिए क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, और कपड़ा क्या है, एक विनिर्मित उत्पाद है। क्यों, क्योंकि कपड़े का उत्पादन मशीन का उपयोग करके किया जाता है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक, और यहाँ क्या हो जाएगा, विनिर्मित। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां डॉट डॉट करके दिया है स्वतंत्र हैं,
परस्पर निर्भर है। तो इसको भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी गतिविधियां होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की, वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? परस्पर निर्भर, यानी क्या होगा? परस्पर निर्भर। ये तीनों गतिविधियां एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? निर्भर होती हैं। आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक का विभाजन जो है किस आधार पर किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिया है, देखिए पहला क्या दिया है? रोजगार की शर्तें, दूसरा दिया है आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कि इनका जो विभाजन किया जाता है सार्वजनिक और निजी का, वो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? स्वामित्व। यानी सार्वजनिक का स्वामित्व किसके पास होता है? सरकारों के पास होता है, या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार। लेकिन जो निजी क्षेत्रक होते हैं उन पर अधिकार किसका होता है? निजी व्यक्तियों का, पूंजीपति व्यक्तियों का, या किसी कंपनी का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन से क्षेत्र की गतिविधि? यानी किसी वस्तु का अधिकांश जो उत्पादन किया जाता है वो प्राकृतिक तरीके से किया जाए, प्राकृतिक प्रक्रिया से किया जाए, तो कौन से क्षेत्र की गतिविधि कहलाएगा? प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की, या सूचना प्रौद्योगिकी का? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। कोई भी पहली बार प्राकृतिक प्रक्रिया से कोई वस्तु जो उत्पादित की जाती है वो किससे की जाती है? प्राथमिक क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क। आप देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। स-घ-उ है, शॉर्टकट पे दिया गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा मैंने आप लोग को पहले ही चैप्टर में बता दी थी, और दूसरे चैप्टर में भी थोड़ा सा था तो उसमें भी मैंने बताया था। तो देखिए क्या होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो देखिए यहाँ कुल मूल्य किसका होता है? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ख। ठीक है। आप देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी, यानी 2013-14 के बीच जो तृतीयक क्षेत्रक था उसकी हिस्सेदारी कितनी थी सकल घरेलू उत्पाद में? तो दिया गया है 20 से 30%, 30 से 40%, 50 से 60% और 60 से 70%। यानी सकल घरेलू उत्पाद में 2013-14 के बीच सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो देखिए पहला 20 से 30 नहीं है, 30 से 40 भी नहीं है, 50 से 60 ये नहीं है, क्या होगा? 60 से 70%। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घ। फिर देखिए आगे क्या दिया है कि वर्ष 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? यानी 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक के द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया? तो दिया है ऑप्शन देखिए 49%, 11%, 15% और 25%। तो कितने प्रतिशत लोगों को था? देखिए 25%। किसको था? 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? यानी ये रोजगार बेरोजगारी वाला जो मैंने बताया था आप लोग को उससे रिलेटेड है। तो प्रच्छन्न रोजगार देखिए किसे कहते हैं? अति रोजगार को, नियमित रोजगार को,
अनियमित रोजगार को या अल्प रोजगार को। तो मैंने उसमें देखिए एक गांव के किसान का बताया था उदाहरण कि खेतों में जब ज़्यादा लोग काम करते हैं और वहाँ उस काम को कम लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे 4-5 लोग काम कर रहे हैं, उसमें अगर 2-3 लोग भी काम करें तो काम हो सकता है, लेकिन बाकी लोग एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? अल्प रोजगार या प्रच्छन्न रोजगार। इसका आपका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर। अब फिर देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? देखिए इसी प्रकार का एकदम मिलता जुलता प्रश्न भी हम लोगों ने ऊपर हल किया है। वहां बस क्या था कि वहां गैप दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, और यहाँ पर क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो देखिए क्या होगा? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। अब देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि, तो यानी प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किसी वस्तु का कौन से क्षेत्रक में किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो कौन से क्षेत्रक में होता है प्राकृतिक रूप से? प्राथमिक क्षेत्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद देखिए, ये नरेगा से रिलेटेड है, ये भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी अधिनियम योजना चलाई गई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है कब चलाया गया था? उस समय इसका नाम महात्मा गांधी नहीं जुड़ा हुआ था, केवल क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी अधिनियम। देखिए ऑप्शन क्या दिया? 2008, 2010, 2005, 2000। कब चलाया गया था? सन 2005 में इसको चालू किया गया था और 2006 से भारत में लगभग 200 जिलों में चला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? यानी औद्योगिक क्षेत्रकों में जो कार्य किए जाते हैं, उद्योग धंधों में जो काम किए जाते हैं, वो कौन से क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो लिया देखिए, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो औद्योगिक क्रियाएं जो होती है देखिए मशीनों का उपयोग करके होती है, और उसमें जो सामान आता है वो कहाँ से आता है? प्राथमिक क्षेत्रक से आता है। कच्चे माल जो हैं प्राथमिक क्षेत्रक से आते हैं और उनको फिर मशीनों के द्वारा प्रोसेस करके दूसरी वस्तु बनाई जाती है। तो ये सारी गतिविधि कहाँ पर होती है? द्वितीयक क्षेत्रक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? यानी सेवा क्षेत्र को इनमें से किस में शामिल किया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो तृतीयक क्षेत्रक है वो किससे रिलेटेड है? सेवा क्षेत्रक से। यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्रक को ही सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत में ज्यादातर लोगों की जीविका का स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की 70 से 80% जो आबादी है उसकी जीविका का मुख्य स्रोत का क्या है? उद्योग नहीं है, व्यवसाय नहीं है, क्या है? कृषि है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ख। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा क्षेत्रक है इनमें से जिसको कृषि क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या देख दिया है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क। ठीक। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब देखिए क्या क्या दिया है, खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। तो ये देखिए मैंने ढेर सारे जो क्रियाकलापों को आप लोग को बताया था कि कौन कौन से प्राथमिक में आते हैं, कौन से द्वितीयक में आते हैं, कौन कौन से तृतीयक में आते हैं। उसमें देखिए जैसे था माली और फूलों की खेती करने वाला, दर्जी, बढ़ई, इस तरह से था बहुत सारा, दूध बेचने वाला। तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन से क्षेत्रक में कौन कौन लोग से लोग आते हैं। तो देखिए भवन निर्माण जो है किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, द्वितीयक में। सिलाई देखिए ये भी द्वितीयक में आएगा। बर्तन बनाना द्वितीयक में आएगा। तो पहले में कौन आएगा, खनन। खनन क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, क। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा और क्या नाम है। देखिए यहाँ क्या दिया है, प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक। तो द्वितीयक क्षेत्रक को मैंने देखिए आप लोग को बताया था पढ़ाते समय कि इसको विनिर्माण उद्योग या औद्योगिक उद्योग, यानी विनिर्माण क्षेत्रक भी औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्रक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। ठीक है, आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी इसमें से कौन से लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। तो देखिए क्या दिया है, मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। देखिए ये भी वही जो है मैंने बताया था ना कि अलग अलग कौन कौन से क्षेत्र के लोग किस में आते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए शिक्षक नहीं आएगा, ये किस में आएगा, तृतीयक में आएगा, गलत हो जाए। व्यापारी भी नहीं आएगा तृतीयक में, डाकिया भी सेवा देता है, शिक्षक भी, व्यापारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछुआरा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, यानी इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा व्यक्ति असंगठित है। तो देखिए पहला क्या दिया है, कृषि मजदूर, दूसरा दिया है बैंक मैनेजर, तीसरा दिया है राजपत्रित अधिकारी और चौथा दिया है सैनिक। यानी आपको बताना है कि कौन से लोग संगठित में आते हैं और कौन से लोग असंगठित में। तो हम लोगों ने ये भी देखा था। तो देखिए जो कृषि मजदूर होते हैं वो किस में आते हैं, असंगठित, यानी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, इनको वेतन नहीं मिलता, इनको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। बाकी लोगों को देखिए मिलता है, बैंक मैनेजर को भी मिलता है, राजपत्रित अधिकारी को भी मिलता है, सैनिक को भी मिलता है। ये सब हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि पूछा है कौन सा असंगठित क्षेत्र का है। तो कौन सा होगा, कृषि मजदूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्रक है, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किससे रिलेटेड है, कौन से क्षेत्रक से। तो दिया है प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से, चतुर्थक से। तो देखिए प्राथमिक से नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार की सेवा है, संचार है। द्वितीयक से भी नहीं है, किससे होगा, तृतीयक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग। अब देखिए अगला क्या दिया है कि डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करने के क्रियाकलाप आते हैं, यानी डॉक्टर रोगी का इलाज करता है तो वो किस प्रकार के क्षेत्रक की गतिविधि है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से सभी में। देखिए जो है प्राथमिक क्षेत्रक नहीं आएगा क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक जो है कृषि से, पशुपालन से, खनन से, इन सब से रिलेटेड होते हैं। यहाँ किसी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जबकि डॉक्टर जो रोगी का इलाज कर रहा है वहाँ किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो सेवा क्षेत्रक किसको कहा जाता है, ना तो प्राथमिक को, ना तो द्वितीयक को, किसको कहा जाता है, तृतीयक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिया है, कृषि करना निम्न में से किस क्षेत्रक से जुड़ा है, यानी कृषि करने वाले जो लोग हैं वो किस क्षेत्रक से जुड़े होते हैं। तो देखिए दिया है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इतना पढ़े हैं आप लोग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो कृषि करना किससे रिलेटेड होता है, प्राथमिक क्षेत्रक। तो आंसर क्या हो जाएगा, क।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा क्षेत्रक महत्वपूर्ण है। यानी अपने देश में रोजगार में भी योगदान देता है और उत्पादन में भी योगदान देता है, वो कौन सा क्षेत्रक है। देखिए तृतीयक क्षेत्रक है कि प्राथमिक क्षेत्रक है कि चतुर्थ क्षेत्रक है कि द्वितीयक क्षेत्रक है। तो देखिए कुल उत्पादन में भी योगदान देना है, यानी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में भी और रोजगार देने में भी। तो देखिए तृतीयक क्षेत्रक जो है क्या करता है कि रोजगार में भी कम योगदान देता है और उत्पादन में ज्यादा देता है, तो ये नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्रक में देखिए क्या है कि रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है, उत्पादन उतना नहीं होता है, उत्पादन में योगदान नहीं। चतुर्थ क्षेत्रक का भी नहीं, इसका भी नहीं है, तो किसका होगा, द्वितीयक क्षेत्रक। यानी सबसे ज्यादा वस्तुओं का निर्माण कुल उत्पादन किसमें किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र, और रोजगार भी प्रदान करता है। तो एक तरह से देखिए महत्वपूर्ण क्षेत्रक माना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी के खेत में उसके परिवार के 5 सदस्य नियमित रूप से लगे हुए हैं, उनमें से 2 को हटा लेने पर भी उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ। तो ये किससे रिलेटेड है, रोजगार और बेरोजगारी वाले क्षेत्र। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि जब किसी कम काम में, किसी छोटे काम में ज्यादा लोग लगे होते हैं तो उसको किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी ये है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया मौसमी बेरोजगारी, दूसरा दिया है अल्प बेरोजगारी, तीसरा दिया है खुली बेरोजगारी, और चौथा दिया है ये सभी। तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने इससे रिलेटेड मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था। तो आपका देखिए क्या होगा, ये मौसमी बेरोजगारी नहीं होगा, खुली बेरोजगारी नहीं होगा। खुली बेरोजगारी का मतलब क्या था, जिसको एकदम भी काम न मिले, और मौसमी बेरोजगारी का मतलब कि लोगों को सीजन में काम मिले लेकिन बाकी समय में काम नहीं मिले। तो ये क्या होगा, अल्प बेरोजगारी। यहाँ क्या होता है, लोग काम तो करते हैं लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है कि काम का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम से लागू किया गया। यानी असंगठित क्षेत्रक में किस अधिनियम के द्वारा काम का अधिकार दिया गया। तो ये देखिए कहाँ से रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। तो ये कहाँ है, अपने देश में जब 2005 ईस्वी में नरेगा की शुरुआत की गई थी तो जो ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग थे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, और वो लोग कहाँ पर आते थे, गरीबी रेखा से नीचे वाले, तो उनको काम का अधिकार देने के लिए, 100 दिन का रोजगार देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन, कांता बैंक में कार्यरत है, उसकी सेवा निम्न में से किस क्षेत्रक से संबंधित है। ये भी देखिए मैंने अभी पिछले क्लास में आप लोग को दिखाया, शुरुआत में ही इमेज दिख रही थी आप लोग को कि 2 व्यक्तियों का मैंने उदाहरण दिखाया था। एक महिला थी जो किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी और एक व्यक्ति किसी दुकान पे काम कर रहा था। तो कांता और कमल नाम के 2 व्यक्ति थे। तो उसमें देखिए वही पूछ रहा है कि ये किसमें है। तो देखिए दिया संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक। तो किसी भी काम को करने वाले जो लोग हैं वो अगर सभी प्रकार की सुविधा पा रहे हैं और उनको छुट्टी मिल रही है, वेतन टाइम पे मिल रहा है, सब रोजगार की गारंटी है, टाइम आने जाने का सही है, फिक्स है, तो वो सब किसमें होता है, संगठित क्षेत्र में। और बैंक भी क्या है, एक संगठित क्षेत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से निजी क्षेत्रक का उद्यम कौन सा है। यानी इसमें से निजी क्षेत्रक कौन सा है। देखिए क्या क्या दिया है, रेलवे, डाक खाना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आप लोग को सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ाते समय दिखाया था कि कौन कौन से क्षेत्र किस में आते हैं। तो देखिए रेलवे जो है सरकार के अधिकार में होती है, डाक खाना सरकार के अधिकार में होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी देखिए सरकार के अधिकार में नहीं है बल्कि ये किसी निजी व्यक्ति पूंजीपति के अधिकार में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए सरकार के अधिकार में आता है।
तो यानी इसमें से तीनों क्या हो गए, सार्वजनिक हो गए। तो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं। यहाँ पूछा क्या है, निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र कौन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, टिस्को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी इसमें से कौन सा सेवा क्षेत्र है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को नहीं कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को नहीं कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, चतुर्थ को नहीं। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका कार्यकलाप असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी इसमें आपको ये बताना है कि असंगठित क्षेत्र से कौन रिलेटेड नहीं। तो देखिए क्या दिया है, वकील, फेरी वाला, पटरी पर सामान बेचने वाला, कृषि श्रमिक, यानी असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका मतलब संगठित क्षेत्र से। तो देखिए वकील जो है असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्रक कौन सा नहीं। तो यहां देखिए आपका राइट आंसर क्या था, आपका राइट आंसर था क। अब यहां देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्रक नहीं। तो देखिए क्या दिया है, रेलवे, डाकघर, सेल, टिस्को। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्रक है, डाकघर है, सेल है, क्योंकि सेल मैंने बताया था ना कि सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब मैंने आप लोग को बताया था। ये क्या है, ये भी सार्वजनिक है। इसमें टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रक नहीं है, वो क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसमें आती है, निजी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में 60% जनसंख्या किस आयु वर्ग की है। ये भी पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो भारत की 60% जो जनसंख्या है वो किस आयु वर्ग की है। तो देखिए क्या दिया है, 5 से 29 वर्ष, 6 से 30 वर्ष, 7 से 32 वर्ष, 4 से 25 वर्ष। तो क्या है, 5 से 29 वर्ष की जो लोग हैं वो अपने देश में 60% के लगभग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में 18 वर्ष या उससे कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। यानी भारत में कितने बच्चे जो हैं 18 वर्ष से कम के हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की असुविधा है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, 51%, 49%, 45%, 55%। तो देखिए उसमें हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या दिया था कि 51% बच्चे तो विद्यालय जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कितने नहीं जाते हैं। तो कितने नहीं जाते हैं, 49%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग कितने रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। ये भी देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, कैसे अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाए, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 35 लाख और 25 लाख। तो देखिए 35 लाख नहीं होगा, 25 लाख नहीं होगा, 15 लाख नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, 20 लाख लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकता है। कैसे, स्कूलों को बनवाकर, शिक्षकों को नियुक्ति करके, और स्कूलों को बनाने के बाद उसमें जो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा उससे कुल मिलाकर 20 लाख लोगों को अपने देश में रोजगार प्रदान किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क नंबर। अब देखिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये जो है दूसरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी बहुविकल्पी रूप में सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अगला जो है टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला जो है मैं विषय चेंज करूंगा। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के भी 1-2 चैप्टर करवाऊंगा। ऐसे क्या रहेगा कि 2-2 चैप्टर हर विषय के करते रहेंगे तो सुविधा रहेगी।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष कितने लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते। यानी नीति आयोग का एक अध्ययन किया गया है और उसने कहा है कि अगर अपने देश में पर्यटन के क्षेत्र में सुधार कर दिया जाए तो काफी रोजगार सृजित हो सकता है और इसका फायदा असंगठित क्षेत्र के लोगों को हो सकता है। तो उसने देखिए क्या क्या कहा है, 35 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक, 30 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक। तो देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो नीति आयोग के अनुसार अगर पर्यटन क्षेत्र में सुधार किया जाए तो कितना रोजगार सृजित हो सकता है, 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए मैंने इस चैप्टर से हर एस्पेक्ट से, हर पहलू से क्वेश्चन को शामिल किया है जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा। अब नेक्स्ट क्लास में अभी मैंने बताया आप लोगों को कि दूसरे सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 पार्ट पढ़ते चलेंगे तो इससे क्या रहेगा कि आप हर सब्जेक्ट के टच में रहेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है और फिर उसको कंप्लीट भी कराना है। तो पहले क्लास 10 का हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है क्लास 9 का करेंगे, लेकिन अभी करना है क्लास 10 का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।